अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस सी प्लस प्लस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सी प्लस प्लस को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका एक ओवरव्यू, उसकी हिस्ट्री और हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज़ का एक इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपना एनवायरनमेंट किस तरह से सेट करेंगे, यानी कि हम किस तरह से अपना कोड किस सॉफ्टवेयर में करेंगे, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, वो एक कोड एडिटर होगा। तो एक कोड एडिटर क्या होता है, ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स पहले से प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि हम बिगिनर्स को भी साथ लेकर चलेंगे, उनको एक एक चीज़ को समझाना लाजमी है। यही वजह है कि मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो कोड एडिटर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर अपना अपना कोड करते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। जब हम कोड करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटेटिंग बात ये होती है कि जब हम कोड करें तो हमारा कोड एडिटर हमें सपोर्ट करे, वो हमें डिफरेंट सजेशंस दे कोड के बारे में। हमें अगर उसके अंदर कोई एरर है तो वो हमें वो इंडिकेट करके दे, ताकि हमारे लिए काम करना वो जो ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाए। यही वजह है कि एक कोड एडिटर का अच्छी तरह से जो चॉइस करना, उसको चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कोड के एडिटर के तौर पर हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काम करेंगे। अगर आप पहले से किसी दूसरे कोड एडिटर के अंदर काम कर रहे हैं और आपकी उसके अंदर एक प्रॉपर ग्रिप है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसके अंदर ही कोड करें। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक उसी को यूज़ करूंगा। उसको चूज़ करने की क्या वजह है वो आपको जैसे हम कोड करेंगे आपको समझ आती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड हमें बहुत अच्छी सपोर्ट फ्राहम करता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम अपने कोड को ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर सकते हैं। क्योंकि एज अ बिगिनर अगर हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोड करना पड़े, तो फिर हम उससे, क्योंकि बिगिनर के तौर पर हम उससे उकता जाएंगे, हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटिंग होगा और हमारे लिए कॉन्फिडेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा, हम उससे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड से टाइप करना, और आपके पास जो सबसे पहला विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल साइट का जो लिंक आएगा उसी पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास जो ऑफिशियल साइट है उसकी इस पेज का हमारे पास जो है वो इंटरफेस हमारे सामने आएगा। और सब उसके अंदर हमारे पास जो हमारे तीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस, इन तीनों के लिंक हमारे पास मौजूद हैं। आप क्यों अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड करेंगे। क्योंकि मेरे पास इस वक्त विंडोज़ 10 है, तो मैं विंडोज़ 10 का जो वर्जन है उसे डाउनलोड करूँगा और इसके लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारा जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता है तो उसके लिए यहाँ से हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जो उन्होंने दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके डाउनलोड होते ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से मैं आपको जो है हमारी कोडिंग स्टार्ट होगी। उसके लिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत भी होगी, उस कंपाइलर को भी हम इंस्टॉल करेंगे। कंपाइलर के तौर पर हम MinGW का यूज़ करेंगे। हमारी जो डाउनलोड है वो हो चुका है, तो पहले हम उसे इंस्टॉल करते हैं। जो ये है VS कोड का यूज़र सेटअप, हम इसे डबल क्लिक करेंगे। जिस तरह से दूसरी किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है उसी तरह से इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन जो वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे एक एग्रीमेंट आएगा, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप इसे पढ़ लें और उसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। अब एक बात जो ज़रूरी बात यह है कि जिस तरह से मैं इसे डाउनलोड करूँगा, जिस तरह से मैं इसे इंस्टॉलेशन इसकी परफॉर्म करूँगा, आपको भी एग्जैक्टली उसी तरह से करनी है। क्योंकि अगर आपको कोई भी आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो गई, आप इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो बाद में इसको यूज़ करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि जिस तरह से हम इंस्टॉलेशन यहाँ पे करेंगे आप उसी तरह से उसको परफॉर्म करें। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। जिस तरह से भी वो जिस भी डायरेक्टरी में उसे डाउनलोड करना इंस्टॉल करना चाहता है आप उसके अंदर ही उसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से फिर से नेक्स्ट करेंगे और अब यहाँ पे आपको 5 चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, उनमें से जो 3 चेक बॉक्सेस अनचेक्ड हैं आपको उसको भी चेक करना है और उसके बाद जो उसका फ़ायदा होगा वो आपको बाद में नज़र आएगा। यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। अब वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का, क्योंकि ये ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है हम इसके लिए कंपाइलर के तौर पर MinGW को यूज़ करेंगे। इसको पहले ओपन करें तो उसके बाद MinGW को भी इंस्टॉल करते हैं। जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से इसको लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड को चेक रहने देते हैं और यहीं से फिनिश करते हैं।
तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले MinGW को इंस्टॉलेशन करने से पहले हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड का जो इंटरफेस है हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो ये आपको एक बहुत ज़्यादा हॉरर सा इंटरफेस नज़र आएगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे आप इसमें काम करेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर ये ईजी ना होता तो मैं इसको चूज़ नहीं करता। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के जो यहाँ पे सेक्शन हैं उनका क्या मकसद है। तो सबसे पहले अगर आप इसको क्रॉस भी करने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहीं से हमें कोई ना कोई फ़ोल्डर ओपन करना होगा। अगर हम इस तरह से कोई किसी फोल्डर में काम करना चाहते हैं, फर्स्ट करने के यहाँ से मैं इस फोल्डर को यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करूँगा। यहाँ पे अगर हमारे पास जो इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी मौजूद है हमारे पास वो सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो डायरेक्टरी है उसका ये मकसद है कि यहाँ से हम जो इसके सबसे पहला जो सेक्शन आइकॉन का है यहाँ पे न्यू फाइल है, कोई अगर हम नई फाइल बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास फोल्डर तो ओपन हो चुका है, तो अगर हम यहाँ से कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और CPP, तो यहाँ से इस तरह से एंटर करने के बाद हमारे पास वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा इजी बना देता है हमारे काम को। दूसरी तरफ जो फोल्डर है यहाँ पे जो दूसरा आपको आइकन नज़र आ रहा है वो है न्यू फोल्डर का। अगर आप यहीं पे न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करके उसका नाम लेकर एंटर करेंगे तो वो फोल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये रिफ्रेश का एक्सप्लोरर है, यानी कि अगर आप कोई फोल्डर आप क्रिएट करते हैं और आपको वहाँ पे नज़र नहीं आता तो उसको रिफ्रेश करने के बाद आपको नज़र आएगा, वो फोल्डर जो है आपको नज़र आएगा। अब 5 जो इसके बाद 4 आइकन है, इनमें से इन 3 की फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो चौथे नंबर पे है एक्सटेंशंस, इसकी हमें ज़रूरत है क्योंकि हम C++ में काम करेंगे तो हमारे पास एक्सटेंशंस का होना लाजमी है। क्योंकि यही वजह है कि जो जिसके बारे में आपके पास से मैंने पहले बात की थी कि हमें C++ में काम करने में ये फैसिलिटेट करेंगी। तो सबसे पहले जो हम एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लेते हैं कि कौन कौन से हम एक्सटेंशंस यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे C++ या C टाइप करना और उसके पास यहाँ पे एक्सटेंशन शो होगी। जो यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक्सटेंशन है C++ एक्सटेंशन पैक, आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो इससे ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये प्रोवाइड की जा रही है एक्सटेंशन पैक, ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। तो आपको एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करना है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास विंडोज़ 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काम नहीं कर सकेंगे। और फिर इसकी इस वजह यह है कि आपको 9 या 10 का वर्जन आपके पास होना लाजमी है, फिर ही आप विजुअल स्टूडियो को अब कर सकेंगे। अब हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो हमारे पास जो कंपाइलर हम उसके यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये लिंक लूँगा, अभी कॉपी करूँगा, इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप इसको डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकें। तो इस वक्त मैं इसको ब्राउज़र में सर्च करता हूँ। इस वीडियो के दौरान और इससे कुछ दिन पहले से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इस साइट पे शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। यही वजह है कि ये जो है वो लोड होने में टाइम लेता है। अगर आपके पास भी ऐसा हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ उसको वेट करना है कि कैसे कब डाउनलोड हो, कब ये इसका जो पेज है वो लोड हो और उसके बाद हम इसकी डाउनलोडिंग को स्टार्ट करेंगे। बाकी इसके अलावा आप एहतियाती तौर पर मैं आपको गूगल ड्राइव के अंदर MinGW के सेटअप का भी लिंक दे दूंगा, लेकिन अभी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसलिए हम वेट करते हैं इसके लोड होने का। क्योंकि साइट में कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से इंटरनेट की स्पीड ठीक होने के बावजूद ये जो है इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। इस पेज को जो वो लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, यही वजह है कि मैं आपको इसका जो MinGW का यूज़र सेटअप है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन किस तरह से इंस्टॉल करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे विंडोज़ के डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से MinGW का जो सेटअप है 94 KB का सेटअप होगा, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, वो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है क्योंकि पहले से ये डाउनलोड इसका सेटअप मौजूद है तो मैं वहीं पर जाऊँगा और यहाँ से इसकी इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करूँगा। अगर हम देखें कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड के एक्सटेंशन है तो हमारे पास जो एक्सटेंशन पैक था वो भी हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अभी हम इसमें जो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास जो कंपाइलर जो है वो हमारा इंस्टॉल होता है तो उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपको जो MinGW का जो सेटअप आपको मिलेगा, यहाँ से आपको डबल क्लिक करना और उसको इंस्टॉल पे क्लिक करके तो दूसरा उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको यहीं से कंटिन्यू करना है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहीं से कंटिन्यू करने के बाद जो कि भी मेरे पास पहले से इंस्टॉल थी इसलिए मुझे यहाँ से भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका ये वाला जो इंटरफेस जो है वो शो होगा और यहाँ से ये खुद का खुद जो अपनी बिल्ट इन जो इसकी रिक्वायर्ड
फंक्शनैलिटी को रिक्वायर जो होती है उसको बनाने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए जो भी फाइल्स हैं उसको खुद ब खुद जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। यहीं से आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, जिसको इंस्टॉल होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। इसके डाउनलोड होने के दौरान आपकी इंटरनेट स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपकी स्पीड जो है वो प्रॉब्लम करेगी, तो फिर आपको इंस्टॉलेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी और आपको ये सब तमाम काम जो दोबारा करना पड़ेगा। यही वजह है कि मेरी सजेशन है कि आप अपनी इंटरनेट स्पीड को बेटर करें और उसके बाद इसको डाउनलोड करना जो है इंस्टॉल करना स्टार्ट करें, ताकि बाद में आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी इंस्टॉलेशन में जो कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि कोई भी गड़बड़ हुई तो उसके बाद आपको कंपाइलर जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेगा। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर आपको इसकी साइट की प्रॉब्लम्स की वजह से वेट करना पड़े तो आपको वेट करना पड़ेगा और उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो इसकी एक और जो मेथड है, यानी कि इसका सेटअप वगैरह, वो सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा और वो सेटअप आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कम से कम प्रॉब्लम हो। बाकी आपको इसको अच्छी तरह से फॉलो करना और इसके दौरान आपको इसे क्विट नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इससे जितना टाइम इसको रिक्वायर्ड हो उतना इसे दें और इसे डाउन। यहाँ से आपको MinGW की जो सबसे पहले ये दो फाइल्स हैं जिनको आपको इंस्टॉलेशन के लिए मार्क करना है। सबसे पहले MinGW32 बेस बिन, इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे GNU C++ कंपाइलर के तौर पर ये G++ की जो ये फाइल है, इसे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद यहाँ से इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये तमाम जो फाइल्स हैं ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। इसके लिए भी आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम होगी तो वो बाद में इसको दोबारा फिर से आपको इंस्टॉलेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट होगी। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि आप पहले से इंश्योर करें कि आपके जो इंटरनेट की स्पीड है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है। उस पर फिर आपको इसके अलावा कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, आपको दोबारा से इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो अब वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने का और उसके बाद दोबारा से अपने कंपाइलर को चेक करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से हमारा काम जो है वो स्टार्ट होगा और अपना बेसिक जो सबसे पहला प्रोग्राम है उसे लिखेंगे। आपको इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान वेट करना पड़ सकता है, अब इसलिए इसको वेट कर रहे हो। जितनी भी इसकी फाइल्स इसने इंस्टॉल करनी है वो तमाम की तमाम को इंस्टॉल करने दें। सो फाइनली हमारी MinGW की जो इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से अब हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अब ये जो दोनों हमारे पास पैकेजेस थे हमने वो इंस्टॉल कर लिए हैं। अब उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेटस था यहाँ पे एक्सटेंशन का वो जो कि वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से हमने चेक करना है कि हमारी जो MinGW की इंस्टॉलेशन जो हमने इंस्टॉलेशन परफॉर्म की है वो किस तरह से काम कर रही है, वो काम कर रही है, हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम G++ लिखेंगे, G++। यहाँ पे चूँकि अब ये हमारा हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इस तरह की कोई भी टर्म जो वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो हम इसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि हमने तो अपना कंपाइलर जो इंस्टॉल किया था। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हमें उस जो हमारे पास कंपाइलर हमने इंस्टॉल किया उसे हमें किसी की एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स के अंदर भी उसे पेस्ट करना पड़ेगा, उसके एड्रेस को वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो इंस्टॉलेशन थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है कि नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस तरह से ये G++ की एप्लीकेशन की तौर पर जो फाइल होती है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आपको कॉपी एड्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद हमें कुछ और सेटिंग्स करना पड़ेगी। जिस पीसी पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ तो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको मुख्तलिफ जो है वो सेटिंग्स मिलेगी, लेकिन सेटिंग्स बेसिकली वही होंगी। उसके जो आपको वहाँ तक पहुँचने में जो यानी कि इंटरफेस जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब दूसरे इंटरफेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स को तलाश करके उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है। वहाँ से आपको जो सिस्टम वेरिएबल्स हैं उसके अंदर पाथ नाम का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना और यहाँ से एडिट करके न्यू पाथ को ऐड करना होगा। और यहाँ पर आपको जो पाथ हमने कॉपी किया था यहाँ पे उसको पेस्ट करके यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके करके इसे क्रॉस कर देंगे। अब दोबारा से हम यहीं पे जाते हैं, फिर से टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं। ये बेसिकली टर्मिनल ये होता है कि यहाँ से हम विंडोज़ की पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का स्टेटस क्या है। अभी दोबारा से यहाँ पे G++ लिखते हैं। शायद यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इसको हमने रीस्टार्ट नहीं किया, हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से
विंडोज़ पावर शेल पे ही डायरेक्टली जाते हैं, वहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन चूँकि हमारे पास रीस्टार्ट हमने नहीं किया था इसलिए वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे हमने G++ लिखा है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी नो इनपुट फाइल्स। इसका मतलब ये है कि हमारी जो MinGW की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमारे पास हमने कोई फाइल्स या कोई कोड इनपुट नहीं किया, तो हमने जो अपनी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि हमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना। अपना सबसे पहला जो C++ का प्रोग्राम था उसे एग्जीक्यूट करना और यहाँ से उसको लिखना है। तो बेसिकली मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस वजह से आपको जो फाइल्स जो थी वो चेक करवाई थी, वो उनका मकसद क्या था। तो इस फोल्डर पे अगर हम किसी फोल्डर पे भी जा रहे हैं तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से यही फोल्डर जो है वो हमारी C++ की जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके खुले, तो यहाँ से आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन मिलेगा। राइट क्लिक करने पे ओपन विद कोड का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये फ़ायदा था कि जो हमने चेक बॉक्सेस हमने विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन के दौरान चेक किए थे, उनका फ़ायदा ये हुआ कि हम इस तरह से फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है न्यू फाइल का, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एक फ़ाइल बनाएंगे। अब आप अपनी फ़ाइल का नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन उनको .cpp की एक्सटेंशन से सेव करना पड़ेगा, फिर ही वो कंपाइलर जो है वो कंसिडर करेगा कि ये एक C++ की फ़ाइल है। तो हमें सबसे पहले अपना जो बेसिक सिंटैक्स और प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसको डिस्कस करना है, ताकि हमें एक प्रॉपर गाइड मिल सके कि किस तरह से प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है। तो हमारा सबसे पहला C++ का प्रोग्राम जो है उसको रन एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करवाऊँगा जिसका नाम है कोड रनर। इस एक्सटेंशन का मकसद ये है कि हमारे पास जब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर हम इस तरह से ना करें, अगर हम इस तरह से कोड को एग्जीक्यूट जो हमारी एक्सटेंशन के बगैर करेंगे, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि हम इस तरह से कोई जो है हमारी एक्सटेंशन जो हमें पहले से प्रोवाइडेड हैं उनमें से किसी को यूज़ करें। तो हमारे पास जो कोड रनर नाम की एक्सटेंशन, आपको ये सबसे पहले एक्सटेंशन जो है उसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने से ये होगा कि हमारे पास इसको जो है रन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये साइड पे जैसे भी इंस्टॉल होगी, यहाँ पे साइड पे ये रन और डिबग रन कोड नाम का एक जो है बटन हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस वक्त मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम जो है C++ का उसे मैं एक रन करके दिखाता हूँ आपको। इस वक्त आपको इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं ये प्रोग्राम लिखता हूँ मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझा दूँगा। और इस वक्त फ़िलहाल ये है कि अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो इसे एज़ इट इज़ जो है आप एक मरतबा रन करके देख लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि मैंने अपना सबसे पहला जो C++ का प्रोग्राम है वो रन करके देख लिया। ये एक आम सी मिसाल है कि C++ के प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम हो तो उसके अंदर हेलो वर्ल्ड को ही पहला प्रोग्राम लिखते हैं। शायद पता नहीं किस वजह से लिखते हैं, बहरहाल हम भी यही लिखेंगे, इस रस्म को फॉलो कर लेंगे। तो इसके अलावा जो मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन आता है, इसे क्लिक करने से ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक ब्यूटीफुल यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास शो होता है। अगर मैं इस तरह से करूँ तो कोड मेरा इस तरह से भी रन हो सकता है, ये भी कोई गलती नहीं है। अगर मैं इस तरह से रन करूँगा फिर भी कोड रन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके ये एक अच्छे वे और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास शो होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहीं पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने हेलो वर्ल्ड लिख के आ चुका है, यानी वो जो भी स्टेटमेंट मैंने इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी है वो यहाँ पे एज इट इज़ हमारे पास शो हो जाएगी। अगर यहाँ से मैं इसे हटा भी दूँ तो ये प्रोग्राम तो ठीक है, क्योंकि इसका जो बेसिक जो यानी लाजमी जो पार्ट था वो सिर्फ ये चंद जो स्टेटमेंट्स हैं ये। अगर इसको ऐसे भी मैं रन कर दूँगा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा। जो मैंने अभी ज़रा से रन किया तो हमारे पास कोई एरर शो नहीं हुआ, एज इट इज़ ये जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई एरर आता मसलन ये कि अगर मैं यहाँ से इन्वर्टेड कोमा को हटा दूँ तो पहले तो हमारा जो VS कोड है वो हमें वहीं से वार्निंग देगा, यहाँ पे ये रेड लाइन आ रही है कि यहाँ कोई एरर है। बाकी अगर हम फिर भी इसे रन करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये रन एरर शो होगा। तो इसे वापस वैसे ही कर देते हैं जैसे ये पहले था। तो अगर यहाँ पे मैं दोबारा से वही इंस्ट्रक्शन लिखूँ और उसके बाद अब हम समझते हैं कि इसे जो हमारी स्टेटमेंट्स थी इनका मकसद क्या है। तो सबसे पहले जो लाइन है हैश इंक्लूड, उसके बाद एक लेस देन ब्रैकेट, उसके बाद आईओ स्ट्रीम और ग्रेटर देन ब्रैकेट, ये इसे एंगुलर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। इसका मकसद ये है कि हम अपने C++ प्रोग्राम को बता रहे हैं कि मैं इस तरह से ये सी आउट और सी इन की से दो इंस्ट्रक्शंस होती हैं
इसका मकसद ये है कि हम एक इनपुट लेंगे और एक आउटपुट, यानी दो टाइप के फंक्शंस हैं जो हम इस फाइल की मदद से करेंगे। ये सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को बताएगा कि मैं ये दो काम जो है वो करना चाहता हूँ, हमारे पास उस लाइब्रेरी का, उस फाइल का, एक और का हमें एक्सेस दें कि हम ये दो काम कर सकें। और वो दो काम क्या है कि मैं स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करा सकूँ, और दूसरा ये कि यूज़र से इनपुट ले सकूँ। मतलब ये इनपुट लेने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई फर्स्ट करें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो मैं एक तो तरीका ये हो सकता है कि पहले से जो है ना मैं हार्ड कोड कर दूँ, मतलब ये कि प्रोग्राम के अंदर लिख दूँ कि मुझे 2 और 3 को जमा करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं यूज़र को कहूँ कि तुम बताओ जी तुम्हें कौन कौन से दो जो इन नंबर हैं उनको, दो या दो से ज़्यादा जो नंबर हैं जिनको आप सम करना चाहते हैं, तो वो यूज़र हमें बताएगा, वो इनपुट करेगा, अपने कीबोर्ड से लिखेगा। उसके बाद जो है प्रोग्राम, उसके बाद उसे जो है हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड काम होगा, सम करना, मल्टीप्लाई करना, एक्सेट्रा, वो तमाम काम करेगा। तो इस फाइल का मकसद ये है कि हम ये दो काम जो है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें उसका एक्सेस देगा। अगर हम ये फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, हम इसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो दूसरी बात ये कि अगर हम ये फ़िलहाल तो इसका मतलब ये है कि दो काम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में होते हैं। मसलन ये कि मैथ डॉट एच, एक और लाइब्रेरी होती है मैथ डॉट एच, वहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही लिखना है, हैश के बाद इंक्लूड, और यहाँ आई स्ट्रिंग की जगह मैथ डॉट एच लिखते हैं या सी मैथ लिखते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो मैथ के रिलेटेड फंक्शंस वो हमें सी प्लस प्लस प्रोवाइड कर रही है, मुझे उन फंक्शंस का एक्सेस चाहिए, मैं उन फंक्शंस को यूज़ करना चाहता हूँ। दूसरा ये कि यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, इसकी बारे में ये है कि मैं एक अगर ये सी आउट को यूज़ कर रहा हूँ तो जाहिर है कि हम सी प्लस प्लस ने हमें कोई नाम दिया है हमारे प्रिंट करने के लिए, फंक्शन को प्रिंट करने के लिए हमें कोई नाम दिया है कि जी आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, फिर आप जो प्रोग्राम जो है उसकी मदद से स्क्रीन पे कोई चीज़ जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं उसे ये बता रहा हूँ कि मैं सी आउट को ही यूज़ करूँगा, जो स्टैंडर्ड नेम जो सी प्लस प्लस ने हमें प्रोवाइड किया है मैं उसी को आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज़ करूँगा। अगर मैं इस लाइन को स्किप भी कर दूँ तो फिर भी एक और तरीका है कि मैं इसकी जगह पे एस टी डी और इन दो कॉलन जो है इनको यूज़ करूँगा, तो मेरा काम जो है फिर भी हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं अभी भी इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये काम जो है मेरा हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से एस टी डी को भी हटा दूँ तो फिर भी हमारे पास जो है एरर आएगा। यहाँ पे सी आउट को वो कह रहा है कि लिंक टू स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी फाइल है उससे इसको लिंक करें। तो बेहतर यह है कि अगर हमें इस बार बार एस टी डी को लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पे एक मरतबा यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिख दें। अब अगर आपको इन दो फाइलों की समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर इसकी समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है। आपको फ़िलहाल इतना ये सोचना है कि इन फाइल्स को मैंने ज़रूर यहाँ पे इंक्लूड करना है, यानी इन दो स्टेटमेंट्स को लिखना ज़रूरी है, इनके बगैर हमारा प्रोग्राम जो रन नहीं होगा। उसके बाद अगर बात की जाए ये आगे जो तीसरी लाइन है इंट मेन का मतलब ये है, इसे एक फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का मतलब ये है कि ये इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है, इसके बाद जो भी हम लिखेंगे मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, यानी इस कोड से हमारा प्रोग्राम काम करना शुरू करता है। उसके बाद जो करली ब्रेसेस हैं उनके यहाँ से इसके बाद हम अपना जो जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है हमें इसके बाद लिखनी है, वो कोई भी चीज़ आउटपुट करनी है, कोई इनपुट करनी है, वगैरह वगैरह, कोई भी काम हमें करना है वो सारा हम इन करली ब्रेसेस के बाद करेंगे, इस ब्रेस ओपनिंग ब्रेस के बाद करेंगे। उसके बाद अब क्या करना है वो हमारे को डिपेंड करता है, लेकिन इस वक्त हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था ताकि हमारा एक सबसे पहला जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद जो है रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, हमने अपना प्रोग्राम जो कंप्लीट कर लिया है। अगर यहाँ पे कोई भी एरर आ जाता तो हमारा प्रोग्राम जो था यहाँ पे पहुँचता ही नहीं, इस स्टेटमेंट को रन ही नहीं करता, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है उसके अंदर प्रोग्राम एक तरतीब से रन होते हैं। ऐसे नहीं होता कि इसके बाद ये स्टेटमेंट रन हो जाए, पहले के बाद ये दूसरी हो जाए, तीसरी के बाद कोई दूसरी हो जाए, इस तरह से नहीं होता, बल्कि एक तरतीब से जो है हमारे प्रोग्राम के जितनी भी स्टेटमेंट्स हों वो रन होती हैं। तो इसका मकसद ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद हमें रिटर्न ज़ीरो के बाद हमें एक जो है करली ब्रेस लगानी है, जो क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे कहा जाता है। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके बाद सेमी कॉलन का लगाना लाजमी है। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, रिटर्न ज़ीरो के बाद इसके सेमी कॉलन लगाया, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी के बाद भी सेमी कॉलन लगाया। यहाँ पे इस सेंटेक्स के अंदर तो जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर सेमीकोलन नहीं है तो नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे है तो लगेगा, यानी जो हमारे पास बेसिक टेम्पलेट सी थी एक फंक्शन की, एक हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर
हमारे पास जो प्रोग्राम हमने खुद लिखना है अपनी मर्जी से जो लिखना है उसके अंदर हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन का होना लाजमी है। अगर यहाँ से इसे मैं हटा दूँ तो उस वक्त भी हमारे पास एरर शो होगा। यानी ये देखिए अभी फिर से हमारे VS कोड ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि वो यहीं से हमें बता रहा है कि हमारे पास कोई एरर आ चुका है। अगर हम यहाँ पे करूँ तो ऊपर से क्या लिखा रहा है, एक्सपेक्टेड अ कॉलन। इसका मतलब यह है कि इस स्टेटमेंट से पहले जो है हमें कॉलन लगाना है, तो इस कॉलन का लगाना लाजमी है। तो इस वक्त हमने अपना C++ का जो पहला प्रोग्राम था उसे रन कर लिया है। एरर का मतलब क्या है तो हम पहले उस बात को डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ, इंट मेन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इंट मेन फंक्शन जो मैंने कहा था कि इसके बाद सारा प्रोग्राम जो है वो रन होगा, तो उसकी एक अगर रियल लाइफ की एनालॉजी दिखाई जाए तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ना कि एक काम कर रहा है उसको रिटर्न कर रहा है, तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर होता है या एक बॉस होता है जिसके पास सारा कंट्रोल होता है कि कोई भी काम दूसरा कोई कर रहा है तो वो जो है वो जितना काम करेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनसे वो काम चेक करे। यानी वो अपना काम करके उसके पास जाएंगे कि भाई हमने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है, हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो इंटीजर मेन जो है वो हमारे पास इस बात की गारंटी देता है कि हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा, उसी से प्रोग्राम शुरू होता है। यही यानी या मैनेजर जो होता है यही इंस्ट्रक्शंस देता है और बाकी काम जो वो शुरू होते हैं, और काम ख़त्म होने के बाद जो उसकी रिपोर्ट होती है वो भी मैनेजर के पास ही जाती है या बॉस के पास जाती है। तो इस तरह से ये एक बॉस का काम करता है कि बकाया जितने भी प्रोग्राम है वो इसके अंडर काम करते हैं, इसके स्टार्ट होने के बाद वो काम सारा स्टार्ट होता है। जितना भी प्रोग्राम काम करेगा वो इसके बाद करेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले यूज़र जो है एक प्रोग्राम लिखता है। इस वक्त मेरे C++ ये जो हमारे पास VS कोड है इसके अंदर जो पहले से एक सेटिंग थी आपको बताता चलूँ, यहाँ से ऑटो सेव की। अभी मैं इसको जो है वो वापस से ऑफ़ कर देता हूँ। मैंने इसे इसलिए किया था क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस ना, इसलिए मैंने इसे किया था कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी काम जो है वो चेंज करूंगा तो ये ऊपर से पहले आपको दिखाई दे रहा था क्रॉस, अब यहाँ पे एक डॉट, इसका मतलब है कि आपको यहाँ से प्रोग्राम को सेव करना। तो Ctrl+S करते हैं तो प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाता है। अगर हम सेव ना करें तो जो उससे पहली हालत में था वही प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस वक्त मैं इसे सेव नहीं करूँगा ताकि आपको भी इस बात का पता चल जाए कि प्रोग्राम को सेव करना जो है वो लाजमी है। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम जो है वो यूज़र लिखता है और उसे सेव करता है एज अ सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का मतलब है वो फाइल जो .cpp के एक्सटेंशन के तौर पर यहाँ पे मौजूद थी। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ इस वक्त डिलीट करता हूँ तो एक फ़ाइल जो है वो हमारी CPP की फ़ाइल होती है, उसे कहते हैं सोर्स फाइल, जिसके बाद .cpp आता है। सोर्स फाइल द कंपाइलर अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम, यानी जब हम इस प्रोग्राम को यहाँ से यहाँ पे क्लिक करते हैं कोड रनर को, तो कोड रनर सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे इस फैसिलिटी तो हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि यहाँ पे हमारा दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या हो चुका है तो हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेट करता है उस प्रोग्राम को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब ये है कि एक नई फाइल बनती है .exe की एक्सटेंशन से। अगर इसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले एक फ़ाइल थी, उसके बाद दो फाइल्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगी, एक नई फाइल आ जाएगी उसी नाम से लेकिन .exe की फाइल से। ये फाइल जो है ये बाइनरी एक्सटेंशन में, इसका मतलब है कि ये मशीन कोड में, यानी हम वो फॉर्म जिसे मशीन जो है वो समझ सकती है। अगर तो ये प्रोग्राम हमारा ट्रांसलेट हो जाता है तो क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी इस फाइल के बनने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा, वो अपनी आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाएगा। और दूसरी सूरत दीगर, यानी दूसरी सूरत में अगर ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, कोई भी इसके अंदर एरर आ जाता है तो वो क्या करेगा, दोबारा फिर से फेलर आ जाएगा, वो एरर लिस्ट हमें दिखाएगा। जैसे कि उसने हमारे पास यहाँ पे हमने देखी थी, जब पहले हमने रन किया तो यहाँ पे एक एरर लिस्ट आ गई थी कि हमारे पास कौन कौन से एरर ना प्रोग्राम है। अगर वो कोई एरर होगा तो वो दोबारा फिर से हमें उससे सिंटैक्स एरर होगा या कोई भी एरर होगा तो उसे रिवाइज करना पड़ेगा, यानी उसे करेक्ट करना पड़ेगा। उसके करेक्ट होने के बाद अगर वो फिर से प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, उसके अंदर कोई एरर नहीं आता, तो उसे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा, वरना कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनेगी। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, उसके बाद जो प्रोग्राम है उसे मेमोरी में लोड किया जाएगा, यानी रैम के अंदर लोड किया जाता है। उससे उस काम के होने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि C++ के अंदर एरर कितने टाइप के होते हैं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के एरर होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स के मुराद ये है कि मिसिंग सेमी, एग्जांपल के तौर पर मिसिंग सेमी कॉलन, इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब ये कि अगर मैंने यहाँ पे कोई सिंटैक्स की गलती की है, यानी यहाँ से सेमी कॉलन को
मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से गलती के तौर पे। पहले जो सबसे पहले जो नए नए सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स होते हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाता तो उसे सिंटैक्स एरर कहेंगे। इसके अलावा अगर मैं रिटर्न 0 की जगह को रिटर्न 1 कर देता हूँ तो ये भी सेमी का हमारा जो है वो सिंटैक्स एरर होगा। तो उसके बाद अगर यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी है, एस टी डी जगह के मैंने एस पी टी बी लिख दिया तो इसे भी सिंटैक्स एरर ही कहेंगे। यानी ऐसे एरर्स जो हमारे बेसिक जो टेम्पलेट थी फंक्शन हमारे प्रोग्राम की उसको गलत करने से हमारे पास जनरेट होंगे। उसके बाद आ जाते हैं रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स का मतलब है वो एरर्स जिनको कंपाइलर जो है वो नहीं पकड़ सकता। मतलब ये कि कंपाइलर तो उसी वक्त देखेगा ना कि अगर कोई सिंटैक्स में गलती हो गई तो कंपाइलर वो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर कोई रन टाइम एरर हो, मतलब ऐसा एरर कि आपने कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे दी जो इम्पॉसिबल हो, मतलब ये कोई एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा है डिवाइडिंग 0 बाय 1 लीड्स टू इन्फिनिटी। यानी अगर हम 0 को 1 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो वो एक इन्फिनिटी का आंसर आता है। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर भी इसे ट्राई करके देखेंगे तो उसे एक एरर ही कहेगा, मैथ एरर करके हमें दिखाएगा। तो अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आप दे देते हैं जो कि इम्पॉसिबल है तो वहाँ पे हमें रन टाइम का एरर दिखाई देगा। यानी कंपाइलर तो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा कि मशीन में उसे कोड में हमें बता रहा होगा कंप्यूटर को कि किस में क्या करना है, जी 1 को 0 से डिवाइड करना है, उस वक्त तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम वहाँ पे उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रन टाइम एरर होगा। उसके बाद जो एरर मिलेगा उसे रन टाइम एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर्स, ऐसे एरर जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पैदा करते हैं। मतलब ये कि अगर आपको 0 को 1 से अगर आपको डिवीजन करी 2 और 3 को आपको जमा करना था, लेकिन आपने अपने प्रोग्राम के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख दिया, तो ये तो आपकी अपनी गलती होगी, आपके लॉजिक की गलती होगी, ये प्रोग्राम की गलती नहीं होगी, क्योंकि जैसी आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसे उसी को फॉलो करना है, वो उसी को फॉलो करेगा। इस तरह से अनएक्सपेक्टेड का आपका रिजल्ट आएगा। तो इन टाइप के एरर्स को लॉजिकल एरर्स कहते हैं।